हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक डिजिटल कैंपस। पहले 2 पार्ट्स में हमने 50 तक क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं टेक्निकल एजुकेशन के। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 51 से। देखो 51 क्वेश्चन जो आपका है वो है 50 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच इशूड एट 120 आर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹40। प्रीमियम ऑफ ₹20 इज कलेक्टेड एज ए पार्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी। देखो फाइनल कॉल के ₹40 नहीं आए आपके पास, अलॉटमेंट के साथ आपकी प्रीमियम का अमाउंट भी आ गया। एक बात याद रखना, जब भी प्रीमियम का अमाउंट आपने रिसीव कर लिया तो प्रीमियम का अकाउंट का भी कैंसिल नहीं होता। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल। ये पूछ रहा है कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना जाएगा, तो शेयर कैपिटल कितने शेयर्स थे हमारे शेयर्स थे आपके कितने, जितने भी शेयर्स थे 500 आपके शेयर्स थे और आपका 100 का एक था आपके पास, तो ये हो गया आपके पास 50,000। एंड नेक्स्ट आपका क्या, कितना आपके कौन सा अमाउंट नहीं आया आपके पास, फाइनल कॉल का अमाउंट आपके पास नहीं आया। कितना रुपए नहीं आया आपके, ₹40 नहीं आए 500 के हिसाब से आपके 20,000। तो आपके पास फॉरफीचर अकाउंट में कितने जाएंगे, फॉरफीचर में गए आपके पास 30,000। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है आपका, ए आंसर 51 का ए आंसर कि आपका फॉरफीचर में जाएगा 30,000। क्या है कि प्रीमियम का अमाउंट कभी भी मतलब कैंसिल नहीं होता, और ये जो अमाउंट है ये आपका कितना जाएगा, 30,000 जाएगा सिर्फ आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंडियन AS 11 रिक्वायर्स कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू टू बी मेजर्ड एट। आपके रिवेन्यू इसके अकॉर्डिंग, इंडियन AS के अकॉर्डिंग आपका जो रिवेन्यू है वो आपका किस पर मेजर किया जाता है। देखो एक आपका फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, रिसीवेबल, नेट रिलाइजेबल वैल्यू रिसीवेबल, हिस्टोरिकल या कंसोलिडेशन। तो जो आपका इंडियन AS है, जो आपके इंडियन AS है जो कि फॉर द पर्पज ऑफ हार्मोनाइजेशन इन अकाउंटिंग सिस्टम आपके इशूड किए गए हैं इंडियन AS, वो आपका उसके अकॉर्डिंग आपका फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, रिसीव और रिसीवेबल, वो उस पर आपका कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू मेजर किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 53, अल्फा एक्वायर्ड बीटा। अल्फा ने बीटा को एक्वायर किया, मार्केट प्राइस ऑफ बीटा का प्राइस है 20 पर शेयर एंड अर्निंग पर शेयर इज ₹5 फॉर एन एक्सचेंज रेशियो ऑफ 1.5:1। आपको क्या है, अल्फा ने बीटा को हर 1.5 शेयर के लिए 1.5 शेयर के लिए एक शेयर दिया। व्हाट वाज द प्राइस अर्निंग रेशियो यूज इन एक्वायरिंग बीटा। कौन सा प्राइस अर्निंग रेशियो यूज किया गया है। देखो आपको बीटा की इंफॉर्मेशन दे रखी है, कितनी आपका दे रखा है, मार्केट प्राइस दे रखा है आपका 20 और EPS दे रखा है 5, EPS दे रखा है 5। तो यहाँ से उसका जो आपका प्राइस अर्निंग रेशियो है, प्राइस अर्निंग रेशियो हो गया 20 डिवाइड में 5, तो आपका कितना आया 4 आ गया आपका अर्निंग प्राइस रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। ठीक है, अब इसका निकालो आप, इसका अब अल्फा का निकालो। अल्फा के आपको दिया हुआ है कि जो इसकी जो प्राइस एक्सचेंज रेशियो है वो आपका है 1.5:1। देखो इसका मतलब क्या है, जो अल्फा की अर्निंग कैपेसिटी है वो बीटा से 1.5 गुना है। अल्फा की प्राइस अर्निंग रेशियो कितनी है 4, और तो इसकी कितनी होगी, अब इसका 1.5 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो, आपको निकल के आ जाएगा ₹6। तो इसका EPS कितना हो गया 6। ये यही तो पूछ रहा है कि व्हाट वाज द प्राइस अर्निंग रेशियो यूज इन एक्वायरिंग बीटा, तो आंसर क्या हो गया 6। यानी अल्फा एक शेयर पे कमाती है ₹6 और वो कमाती है ₹4। तो देखो ये क्या है आपका, इसका 1.5:1 रेशियो हो गया ना, तो इसका आंसर हो गया 6 कि अल्फा का प्राइस अर्निंग रेशियो है आपका 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया, सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर। किसके अंडर आता है आपका वो आता है भाई द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, नहीं इसमें नहीं आता। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इसमें भी नहीं आता आपका आता है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। आपका किस में आता है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, इसमें आपका आता है। तो आंसर क्या हो गया इसका सी। देखो बिल्कुल पॉल्यूशन देखो आप इसमें देख सकते हो, 54 का आंसर हो गया है सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अभी हम 56 आपके पास आया। 55 क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है, इसको ना क्रोनोलॉजिकल जो इसकी डेवलपमेंट में उसके अकॉर्डिंग आपको दिखना है। तो लॉ ऑफ डिमांड आया आपका 1838 में, लॉ ऑफ इंडिफरेंस आया आपका 1854, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ये भी 1854, यह है आपका 1939 और इंडिफरेंस का आपका 1881। तो इस तरीके से इसकी फॉर्मेशन हुई आपकी, डेवलपमेंट हुई। तो इसको हम क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे इसी के अकॉर्डिंग।
तो देखते हैं अभी आपका सबसे पहले आप लिखो लॉ ऑफ डिमांड 1, इसमें आ गया, तीनों में आ रखा आपके पास। उसके बाद आया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये आ रहा है, ये दोनों एक में, या तो 3, तो 3 यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। उसके बाद 2 आपका लॉ ऑफ इंडिफरेंस, जो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है ना, वो लॉ ऑफ इंडिफरेंस है, तो ये 2 आ गया। उसके बाद 5 आपके पास, 5 क्या है इंडिफरेंस का 1881 में, और ये आपका 1938-39 में आपका 5 4 ये, तो आंसर क्या हो गया इसका? सी आंसर, ठीक है। 55 का आंसर हो गया सी, कि लॉ ऑफ डिमांड सबसे पहले 1838 में, इंडिफरेंस का और ये दोनों 54 रिवील्ड प्रेफरेंस से 1938, और इंडिफरेंस का इसमें आया आपका किसमें? 1881 में, तो आंसर हो गया सी, 55 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्या प्रिंसिपल है ये आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि जैसे जैसे आप x यूनिट की कंजम्पशन को सेक्रीफाइस करके, x को छोड़ के y को अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो पहले x की ज़्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे ही चलेगा। मतलब पहले आपने अगर 5 की है तो अगली बार आपको हो सकता है उससे कम, यानी 4, फिर आपको 2 1 ऐसे सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। इसलिए इंडिफरेंस का जो होता है आपका, उसका जो स्लोप होता है इस तरीके का होता है, ठीक है। इंडिफरेंस जो आपका नेगेटिवली स्लोप होता है, ठीक है, जो बजट लाइन आपकी बनती है। हाँ देखो, तो अब ये पूछता है कि इसमें आपकी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? कम्युनिटी विच इज इंक्रीज, जो कम्युनिटी जो आपकी इंक्रीज होती है, हैज हायर मार्जिनल सिग्निफिकेंस, तो ठीक है। देखिए आप इसके में क्या है कि ये कहता है हैज हायर मार्जिनल सिग्निफिकेंस, नहीं ये नहीं है आपका। वन कम्युनिटी मस्ट बी डिक्रीज व्हाइल अदर इंक्रीज, बिल्कुल ठीक बात है। अगर एक कम्युनिटी का आपको कंजप्शन बढ़ाना है तो दूसरी को आपको कम करना पड़ेगा। स्टेटमेंट नंबर 3, कम्युनिटी विच इज डिक्रीज, जिसकी कमी की जा रही है, हैज हायर मार्जिनल सिग्निफिकेंस, बिल्कुल ठीक है, इसका उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी, आपके मार्जिनल सिग्निफिकेंस की होगी, जिसकी कम्युनिटी आपने इंक्रीज करनी है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 आपकी क्या है? करेक्ट, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ढूंढिए आपका कौन सा है? 1 2 एंड 3 है करेक्ट, नहीं। और स्टेटमेंट 1 आपकी इनकरेक्ट, ये भी नहीं। स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट बट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, नहीं। आपका आंसर क्या है आपके पास? स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट बट 1 इज इनकरेक्ट, तो आंसर क्या हो गया इसका? डी आंसर हो गया इसका भी आपका। 56 का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट डिमिनिशिंग, मतलब आपका लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है? पहले आपका जो टोटल प्रोडक्ट होता है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, फिर आपका वो कांस्टेंट हो जाए, मतलब इंक्रीजिंग होगा, फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, फिर वो आपका कांस्टेंट होकर आपका डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट डिमिनिशिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट ऐसे है 10 आपका हुआ, फिर मान लो आपने कह दिया कि मार्जिनल प्रोडक्ट 6 आया, फिर आपका आ गया 4 आ गया, ऐसे आपका कम होते आया। तो कहता है कि टीपी पर क्या होगा? टीपी बढ़ेगा जरूर, पहले 10 से बढ़ रहा था, फिर 6 से, फिर 4 से, पर लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। तो डिक्रीज होगा एट, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, बिल्कुल ठीक है आंसर ये कि आपका इंक्रीज होगा डिमिनिशिंग रेट से, कांस्टेंट नहीं होगा। डिक्रीज एट नहीं, आंसर क्या है? बी आंसर, कि आपका टीपी बढ़ेगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। तो 57 का आ गया आपका कौन सा आंसर? आपका बी आंसर आ गया। 58 आया, प्राइस ऑफ पिज्जा इंक्रीज बाय 22%, प्राइस है आपके पास, एंड द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स बाय 25%। कितनी डिक्रीज हो गई? 25%, ये आपका आ गया 22%। तो आपसे पूछ रहा है दिस इंडिकेट्स दैट डिमांड फॉर पिज्जा इज यूनिटी इलास्टिक, नहीं, देखो थोड़ा ज़्यादा है आपका। इनइलास्टिक बिल्कुल नहीं है। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली का स्लोप ऐसे बनेगा, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या हो गया आपका? इलास्टिक। तो आंसर, या इसको आप निकालोगे तो 1 से कुछ ज़्यादा आएगा आपका, तो क्या आएगा? इलास्टिक। भाई चेंज तो आ रहे हैं ना, तो आंसर हो गया 58 का सी, ठीक है। उसके बाद आया 59, सचिन तेंदुलकर इज सीन यूजिंग ए न्यू BMW कार। सचिन तेंदुलकर इज सीन, एक कार देखी सचिन तेंदुलकर को एक BMW कार यूज करते हुए देखा गया। कस्टमर नाउ वांट द सेम कार, कस्टमर भी अब सेम कार चाहते हैं। विच डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड इज द मोस्ट लाइकली टू फॉल अंडर, कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहा है? डिटरमिनेंट है यहाँ पर चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट, बिल्कुल यही आंसर है आपका कि कंज्यूमर का जो टेस्ट चेंज हो गया है, अब वो क्या चाहते हैं? उसी की जैसी, सचिन तेंदुलकर की जैसी कार चाहिए। तो क्या है? कंज्यूमर टेस्ट। इनकम नहीं, चेंज इन कंज्यूमर प्राइस एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं, सब्स्टिट्यूट गुड्स ये भी नहीं। तो आंसर क्या हुआ? कंज्यूमर का टेस्ट आपका चेंज हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द बॉन्ड्स डिनोमिनेटेड इन डॉलर्स इश्यूड बाय नॉन यूएस बॉन्ड्स इन यूएसए। देखो मसाला बॉन्ड इंडिया में इशू किए जाते हैं नॉन इंडियन के थ्रू, ठीक है। मसाला बॉन्ड इंडिया से रिलेटेड है आपका। समुराई जो बॉन्ड होते हैं आपके नॉन जापानीज कंपनी यानी जापान में इशू करते हैं, आपका नॉन जापानीज कंपनी होती है। बुलडॉग जो होते हैं आपके यूके गवर्नमेंट में, यूके में होता है। नॉन यूके जो आपके बैंक्स होते हैं, और जो यंकी बॉन्ड होते हैं वो आपके यूएस में होते हैं, जो आपके नॉन यूएस बैंक्स इशू करते हैं। मसाला इंडिया का, समुराई जापान का, बुलडॉग आपका यूके से, और यंकी बॉन्ड किसका, आपका यूएस का। तो 60 का आंसर हो गया डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए फर्म ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो एक फर्म का ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वहां होता है जहां उसकी मार्केट वैल्यू मैक्सिमम हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कॉस्ट आपकी क्या हो, मिनिमम। तो देखो क्या है आपका, डेट और इक्विटी नहीं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज मिनिमम व्हेन वेटेड एवरेज। देखो ये कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ही मिनिमम, नहीं हमें के ही नहीं चाहिए, हमें तो ओवरऑल कॉस्ट चाहिए, हमें चाहिए कंबाइंड कॉस्ट चाहिए, कंपोजिट कॉस्ट आपकी चाहिए। तो ये आपका आंसर क्या, व्हेन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम। तो आंसर क्या आ गया, सी, ठीक है। उसके बाद आया इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोवाइड सेम रिटर्न्स व्हेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आर। कहता है कि आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड आपकी प्रेजेंट वैल्यू प्रोवाइड सेम रिटर्न व्हेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आर। देखो अगर दोनों ही आपके तब सेम रिजल्ट देंगे आपके जब आपके दो प्रोजेक्ट क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। दो प्रोजेक्ट क्या आपके इंडिपेंडेंट होंगे तो आपका क्या होंगे, वो सेम रिजल्ट देंगे आपके, ठीक है। तो आंसर बिल्कुल आप इसको सोल्व करेंगे तो आप देखना IRR का अप्लाई करना, और जो आपका वो है क्या बोलते हैं NPV लगाओगे तो दोनों के सेम रिजल्ट आएंगे, लेकिन प्रोजेक्ट क्या है आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपके पास 63। According to Gordon model, the discount rate used by the investor exhibits relationship with the retention ratio। देखो आपके पास कोई भी इन्वेस्ट यानी कंपनी के पास कोई भी इन्वेस्टर पैसा क्यों छोड़ेगा, पैसा वो तब छोड़ेगा जब उसको ज़्यादा उसकी अर्निंग मिलेगी, उनकी एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा होगी। तो ये भी यही कह रहा है, जो डिस्काउंट रेट यूज की जाएगी बाय द कंपनी और रिटेंशन रेशो, उनमें कैसा रिलेशनशिप होता है, बिल्कुल डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्टली रिलेशनशिप। जितना ज़्यादा आपको रिटेन करना है उतनी ही ज़्यादा डिस्काउंट रेट देनी पड़ेगी आपको, एज पर गॉर्डन मॉडल। गॉर्डन मॉडल क्या कहता है, जितना आपने रिटेंशन रेशियो रखना है उतने ही ज़्यादा आपका डिस्काउंट रेट आपको यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके जो शेयर होल्डर्स है वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है, उतने ही डिस्काउंट रेट उनको चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपके पास, व्हाट विल बी द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस MCV if actual quantity is 2,80,000, एक्चुअल रेट 90 पैसा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट है 3 लाख और स्टैंडर्ड रेट है आपकी 1 लाख। हमें पता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट जो आपका है माइनस में एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर आपका एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो देखिए स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है आपके पास है, आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल 3 लाख और रेट आपकी 1, तो कितना आया 3 लाख, और एक्चुअल जो क्वांटिटी लगी है वो लगी आपकी 2,80,000 और उसकी भी रेट है 0.9, और इसको जब हमने सोल्व किया तो कितना आता है 3 लाख, इसको मल्टीप्लाई करना 280.9 कितना आया 28 मल्टीप्लाई 0.9 तो आया 2,52,000, तो आया आपका 2,52,000। तो इसको सोल्व करने पर आपका आ गया 48। देखो स्टैंडर्ड ज़्यादा आ रही है एक्चुअल से, तो हमारे क्या है वेरिएंस आपका फेवरेबल है, तो 48 आपका फेवरेबल, तो 64 का आ गया बी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65। फ्रॉम ए सेट ऑफ 17 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 17, वन इज ड्रॉन एट रैंडम। रैंडमली आपने निकाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन बियर्स ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 और 7। ऐसा मतलब ऐसा नंबर निकालना है, आने की प्रोबेबिलिटी क्या है जो 3 और 7 दोनों से डिवाइड हो सके। तो देखो 17 तक आपके 3, 6, 9, 12 और 15, तो 5 नंबर तो इससे डिवाइड होते हैं, और 7 से एक तो 7 हो गया और एक आपका 14, तो 2 हो गया,
और केस है आपका और का, और मतलब आपके इवेंट्स कैसे हो गए, आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आप कह सकते हो, सॉरी आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स कह सकते हो। तो आप दोनों प्रॉपर्टी को एडिशन थ्योरम लगेगी यहाँ पर। तो देखो यानी 3 भी आ सकता है और 7 दोनों से आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब दोनों ऐसा नंबर जो आपका 3 से भी डिवाइड हो सके और आपका 7 से, यानी इनमें से किसी एक से हो। तो देखो क्या कैसे निकालेंगे आप, प्रोबेबिलिटी है इसकी आ गई आपकी 5/17, किसकी है ये आपकी है 3 से डिवाइड होने की प्रोबेबिलिटी, और आपके पास है 2/17, ये किसकी है 7 से नंबर डिवाइड, यानी 7 और 14 दो नंबर। हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं एडिशन थ्योरम, क्योंकि आपका केस है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का, इवन आपका जो क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट का। देखिए सॉरी मतलब 3 और का केस आ रहा है, तो आपका क्या लगेगा, आप यहाँ पर एडिशन थ्योरम यूज करोगे। तो 5 + 2 क्या है आपके पास 7 डिवाइड में 17, तो आंसर क्या आया आपका बी आंसर, कि आपकी दोनों की आने की प्रोबेबिलिटी है 7 डिवाइड में 17, 65 का बी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इज एन अप्रोच, कौन सी अप्रोच टू डील विथ कॉन्फ्लिक्ट इन विच वन पार्टी सेटिस्फाई इट डिजायर एंड ऑब्जेक्टिव्स, एक पार्टी अपने डिजायर्स और ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करती है, सेटिस्फाई करती है, एट द एक्सपेंसेस ऑफ अदर्स पार्टी डिजायर्स एंड ऑब्जेक्टिव, दूसरे के एक्सपेंसेस ऑफ डिजायर और आपका एक्सपेंसेस पर। तो देखो इंटीग्रेटिव नहीं, दोनों इंटीग्रेट नहीं करते, ना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ना यूनिटी दिखा रहे हैं। एक पार्टी क्या करती है, डोमिनेशन है, डोमिनेट कर रही है। तो यहाँ पर क्या है, डोमिनेशन की कंडीशन होगी कि एक डोमिनेट कर रहा है दूसरे पे, पावरफुल, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका सी आंसर, ठीक है। उसके बाद आता है 67, द हॉर्थोन स्टडीज डेमोन्स्ट्रेट दैट, हॉर्थोन ने क्या कहा, अल्टन मेयो की जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच कहती है कि आपके रिलेशन अच्छे हो, फॉर्मल की जगह इनफॉर्मल रिलेशन अच्छे हो, दैट इंसेंटिव वर नॉट मॉनेटरी, यानी फाइनेंशियल इंसेंटिव वर नॉट नेसेसरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिवेटर फॉर। उनके अकॉर्डिंग क्या था, आपकी जो इनफॉर्मल रिलेशनशिप है, आपकी ग्रुप डिसीजन मेकिंग है, ग्रुप इन्वॉल्वमेंट है, वो ज़्यादा आपकी सक्सेसफुल थी। तो उसने क्या कहा था कि जो फाइनेंशियल है ना, वो इंसेंटिव वो ज़्यादा आपके लिए नेसेसिटी नहीं है फॉर दी मोटिवेशन करने के लिए। तो आपका आया फाइनेंशियल इंसेंटिव, यहाँ पर फाइनेंशियल आ गया आपके पास, 67 का आंसर आ गया है ए। उसके बाद आया 68, क्या है आपका, rather than viewing one part of the organization as separate from to the other parts, कहता है कि one part of the organization as separate part of the other, separate from the other part, कि आपको अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग नहीं देखना। ए सिस्टम अप्रोच एनकरेज मैनेजर्स टू, देखो आपने पढ़ा है कि सिस्टम अप्रोच, ए सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सब सिस्टम। तो यानी क्या कहता है कि एक सिस्टम के अंदर ही सब सिस्टम है, अगर एक भी सिस्टम खराब हो गया तो सारा फेल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट में फाइनेंस, पूरी कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट आपका अच्छा नहीं, बाकी सब अच्छा है, तो सारा खराब हो जाएगा। तो ये कहता है कि सारा सिस्टम अप्रोच कहते हैं कि सभी सिस्टम, सब सिस्टम को साथ लेके चलो, सब सिस्टम अपने आप में एक सिस्टम है और सारे सब सिस्टम मिलकर एक बड़ा सिस्टम मिलाते हैं। तो ये क्या अप्रोच क्या कहती है, ए सिस्टम अप्रोच एनकरेज मैनेजर्स टू स्पीड अप एक्सेस टू टाइमली इंफॉर्मेशन, adopt standardization, adopt idea based on the situation, look for connection between the different parts of the organization। ये कहता है कि ये जो आपका सब सिस्टम है, ये सारे कहीं ना कहीं एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं और मिलकर आपका एक सिस्टम बनाता है। तो ये कहता है, इनका आंसर हो गया डी, लुक फॉर कनेक्शन बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द HR मैनेजर्स ऑफ ए कंपनी वांट्स टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू एम्प्लॉइज विच ट्रेनिंग मेथड शुड बी यूज। देखो वो इन्फॉर्मेशन देना चाहता है कि आपका HR मैनेजर अपने एम्प्लॉइज को, तो क्या क्या यूज करे। देखो फिल्म से दिखा सकता है कि वैसे उसकी कंपनी के बारे में ये चीज़ें हैं, वीडियोस दिखा सकता है, लेक्चर्स दे सकता है, प्लान आपकी रीडिंग्स हो सकती है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। केस स्टडी से नहीं, बिल्कुल नहीं, कोचिंग मॉनिटरिंग ये बिल्कुल नहीं, आपका OJT ये भी नहीं है, रोल प्लेइंग, सिमुलेशन, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ये सब आपके उस तरीके के हैं कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आप यूज़ कर रहे हैं इनको, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, नॉलेज देना चाहते हो आप, तो आपका क्या गया, फिल्म आपकी फिल्म हो गई, वीडियोस हो गई, लेक्चर, प्लान रीडिंग, ये हो गया आपके पास। उसके बाद आया एल्डरफर की जो ERG थ्योरी है, कोलैप्स मास्लोज 5 नीड्स इनटू 3 कैटेगरी, मतलब ERG की फुल फॉर्म पूछी इन्होंने। तो E फॉर एग्जिस्टेंट, R फॉर रिलेटेडनेस और G फॉर ग्रोथ। तो आंसर क्या हो गया, बी, ठीक है। 71
फर्स्ट एवर ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट्स टू एस्टेब्लिश ए सेट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें सबसे पहले ना अगर आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस है तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तभी आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ गया था 16 में, बट आपका एक फॉर्मली अगर आपके पास आया है तो वो आपका आया 1975 में आपका यूएसए में, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए यूएसए, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कनाडा की भी थोड़ी कहीं ना ओरिजिन है, बट मेनली आपका यूएसए में 1975 में आपका आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया व्रूम, येट एंड जैगो। देखो ये मॉडल एक डिसीजन मेकिंग का मॉडल हेल्प्स लीडर्स टू डिसाइड हाउ मच एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन शुड बी यूज्ड व्हेन मेकिंग डिसीजन। बिल्कुल यही आंसर इसका। एक ये डिसीजन मेकिंग का है कि सभी को ग्रुप डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, तो आंसर क्या है इसका, हाउ टू इम्प्रूव नहीं भाई, ये कि मैंने अभी बताया कि डिसाइड का है, ये डिसीजन मेकिंग में कितने एम्प्लॉय आपने पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। ये नहीं है सर्टिफिकेशन, आप प्रोसीजर रूल का भी नहीं है, विच द रिक्वायरमेंट ऑफ सब टास्क, नहीं। आपका आंसर क्या डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है, तो डिसीजन में कितने आपके यूज होंगे, तो 72 का आंसर आ गया ए आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द लोन अकाउंट्स क्लासिफाइड एनपीए। देखो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कोई भी अगर आपका 180 डेज, जैसे कि आपका आरबीआई का जो न्यू गाइडलाइंस आई आपकी, उसके अकॉर्डिंग क्या अगर कोई एक पर्सन 180 दिन से ज़्यादा आपका लोन और प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट पे नहीं करता तो एनपीए हो जाता है। तो अब यह कह रहा है कि एनपीए कब आपका स्टैंडर्ड अकाउंट हो जाएगा, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जब भी आप एंटायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे कर दोगे बोरोवर के थ्रू, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, वो स्टैंडर्ड अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया का 73 का आपका बी आंसर आ गया, ठीक है। एंटायर अमाउंट एरियर्स ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल आर पेड बाय दी बोरोवर, कि आप अपना एरियर दे दो और प्रिंसिपल अमाउंट दे दो, आपका एनपीए आपका चला जाएगा, ठीक है, एनपीए से बाहर हो जाओगे, ओके, मतलब स्टैंडर्ड अकाउंट बन जाएगा। 73 का आपका बी आंसर। उसके बाद है डिजिटल करेंसी एनेबल फंड ट्रांसफर रिड्यूस द रिस्क ऑफ। देखो आपका क्या है, आपको अगर मान लो पैसे निकालने हैं तो आप बैंक मान लो जैसे ऑफ होता है, तो आप अगर चेक से निकाल रहे हो तो आप नहीं निकाल पाओगे। अब डिजिटली कर रहे हो तो आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपका रिस्क का कम कर देगा, लिक्विडिटी का, इंटरेस्ट रेट पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता इसका, ना क्रेडिट पर पड़ा ना काउंटर फैट आपका करेंसी पर पड़ा, सिर्फ आपकी लिक्विडिटी रिस्क को कम कर दिया, ठीक है। उसके बाद आया यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जो आपका म्यूचुअल फंड का है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, दोनों चीज़ के लिए आपके लिए क्या है, टर्म इंश्योरेंस, ठीक है। ये किसके लिए एग्जाम्पल है आपका टर्म इंश्योरेंस का, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो गई और आपका क्या हुआ, टैक्स भी बच गया। तो ये दोनों ही चीज़ का यूलिप आपके लॉन्ग टर्म के लिए है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।